जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, जो ब्लैक फायर डीमन लॉर्ड होता है वो लू फैंग को एक कपड़ा दे देता है, यानी कि एक पाउच जिसके अंदर वो 24 फेजेस वाले क्रिएचर की डेड बॉडी थी। साथ ही साथ वो लू फैंग को ये भी कहता है चाहे कुछ भी हो जाए ये जो बात है ये बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के कॉप्स को बेचना पूरी तरीके से रूल्स के अगेंस्ट है। अगर गलती से जो बात है ये बाहर फैल गई तो काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। लू फैंग कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे कहीं स्प्रेड नहीं करने वाला। इसके बाद ब्लैक फायर डीमन लॉर्ड यहाँ से चले जाता है। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो उस क्लॉथ बैग को उठा लेता है। वो जानता था कि आफ्टर ऑल डीमन लॉर्ड के लिए भी इतना आसान नहीं होगा इस चीज को यहाँ पे लाना। इसी भी उसने इस चीज को पाने के लिए लगभग हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरीज के लिए वेट किया एंड अपने एफर्ट्स डाले। यहाँ पे एशियंट किंगडम और थंडर एशियंट किंगडम के अंदर थॉट वो हमेशा फेल हुआ, क्योंकि इस लेवल के जो हुनियान ब्लड लाइन क्रीचर्स होते हैं उनको गार्ड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो एम्परर्स एंड मोनार्क्स की होती है। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो डायरेक्टली अपनी स्टार टावर के अंदर चला जाता है। स्टार टावर के अंदर जाने के बाद हम लोग को एक प्लॉट देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर एक डीप स्पेस के अंदर एक बहुत बड़ा सा क्लॉ पड़ा रहता है। इसका साइज कम से कम 100 ऑफ मिलियन ऑफ किलोमीटर था। इसके अलावा भी हम लोगों को काफी सारी लार्ज अमाउंट ऑफ स्केल्स, मसल्स, बोन्स एंड काफी सारे लार्ज अमाउंट के अंदर ब्लड देखने के लिए मिल सकता था। जैसे ही लू फैंग इन चीजों को छूने की कोशिश करता है, ये जो 24 लाइफ फॉर्म था इसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल विल बाहर आती है। ये जो विल होती है वो लू फैंग की तरफ काफी ज्यादा जोर से घुराती है। लू फैंग मन ही मन सोचता है इवन थॉट ये बस सेकंड लेवल का गॉड किंग लेवल का क्रीचर है, उसके बाद भी इसकी जो टेरिफाइंग स्ट्रेंथ थी, लो इंटेलिजेंस एंड लो लम के बाद होने के बाद भी सही में काफी ज्यादा काबिलिय तारीफ है। विल को देख के लू फैंग समझ जाता है कि ये ब्लड लाइन विल है। एक्चुअल में ये जो ब्लड लाइन विल थी ये उस डेड हुनियान ब्लड लाइन क्रीचर की विल नहीं थी, कि ये हुनियान ब्लड लाइन की विल थी, क्योंकि एक ट्रू हुनियान ब्लड लाइन थी। बात अलग है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये थोड़ी थोड़ी करके डाइल्यूट होती गई। ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन हर एक क्रीचर के अंदर ट्रांसपोर्ट हुई है। इसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है किसी भी इंसान को पल्यूट करने की। आफ्टर ऑल ये जो हुनियान ब्लड लाइन पाथ है ये बहुत ज्यादा बुरा पाथ तो नहीं है, स्टिल इस पाथ के ऊपर जो पोल्यूशन है वो रजिस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हुनियान ब्लड पाथ को कल्टीवेट करने का मतलब होता है जैसे कि आप बैटल थ्रू द हेवन के अंदर जो जियोयान है उसकी हेवी जुआन रूलर स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि वो भी इवल फैक्शंस के द्वारा ही बनाई गई थी। उसी के कारण हम लोगों को जियोयान के अंदर भी थोड़ा सा इवल ऑरा देखने के लिए मिलता था। स्टिल जियोयान उसे रेजिस्ट कर पाता था एंड सेम इस हुनियान ब्लड लाइन के अंदर है। अगर आप इसे रेजिस्ट कर पाते हो तो डेफिनेटली इसकी जो पावर्स है एंड इसकी जो ग्रेट अचीवमेंट्स है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर है। जैसे कि आप थंडर एंसेस्टर को देख सकते हो जिन्होंने एक रियल ओरिजिन लाइफ को कैप्चर किया था। उसी के बाद वही जो लाइफ है वो जनरेशन टू जनरेशन रिप्रोड्यूस होती रही। बात अलग है कि वो धीरे धीरे करके डाइल्यूट होता रहा। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो सडनली एक जगह पे देखता है, उसके जो आंखें होती है वो माइक्रोस्कोप की तरह उस जगह को पूरी तरीके से जूम कर देती है। लू फैंग वो जो बड़े बड़े हूव्स एंड क्लॉज थे उसके अंदर पूरी तरीके से घुस के उसे देख सकता था, यानी कि एक एक सेल को वो ध्यान से देख सकता था। वो उस सेल के भी सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रक्चर को देखता है। यहाँ पे एट द एंड उसे देखने के लिए मिलता है मिला के 10 पार्टिकल्स थे जो कि एक दूसरे के साथ मर्ज थे, जो कि एक फेस फॉर्म कर रहे थे। इसी तरीके से लगभग 240 पार्टिकल्स को लगभग 24 ग्रुप्स के अंदर बांटा गया था। एंड जो 24 ग्रुप्स के पार्टिकल्स थे ये आपस में एंटेंगल होकर नेचुरली एक 24 स्पेसेस को फॉर्म कर रहे थे, जो कि एक तरीके की फॉर्मेशन की तरह थी, जो कि एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइटली कंबाइन थी एंड ये काफी ज्यादा तेजी से रोटेट कर रही थी। दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। लू फैंग केयरफुली इस चीज को ऑब्जर्व करता है। लू फैंग इस चीज को देखते ही समझ जाता है कि इस लाइफ स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना लगभग इम्पॉसिबल है। जब उसने 10 डायरेक्शनल वर्ल्ड फॉर्म के बारे में स्टडी किया था उसे वही काफी ज्यादा अमेजिंग लगता था, लेकिन अब जब वो 24 फेजेस के बारे में स्टडी कर रहा है उसे ऐसा फील हो रहा है कि 10 डायरेक्शनल वर्ल्ड फॉर्म वो तो बस एक इंट्रोडक्शन था। 24 फेजेस लाइफ फॉर्म है वो तो एक अलग ही लेवल के ऊपर है, काफी ज्यादा टेरिफाइंग क्रिएचर्स होता है। लू फैंग अपने रिसर्च को कंटिन्यू रखता है। वो हर एक चीज को काफी ज्यादा बारीकी से देख पा रहा था, क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट लाइफ फॉर्म जो कि पूरी तरीके से इनविजिबल एंड फॉर्मलेस एबिलिटी कैरी करता है। इसी तरीके से जो लू फैंग होता है वो 6 मेजर ब्रांचेस के जो कॉम्बिनेशन होता है 24 फेजेस के अंदर उनको लगभग 10,000 डेज के लिए प्रैक्टिस करता है, यानी कि स्टडी करता है। फाइनली इन सब चीजों के बारे में पढ़ने के बाद उसके दिमाग के अंदर एक फ्लैश फॉर्म होता है, कि एक कंप्लीट फेस फॉर्म होता है, जो कि अपने आप उसके दिमाग के अंदर कैसे इमर्ज हो चुका था। अगर ऑन पेपर बात की जाए तो इसे समझना काफी ज्यादा आसान था। मिला के जो लू फैंग था वो लास्ट लेयर के अंदर भी अपना ब्रेक थ्रू कर चुका था। 24 फेजेस के अंदर से वो फर्स्ट फेज को समझ चुका था। इस चीज से लू फैंग काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि गाइस फर्स्ट फेज को ही समझना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फेजेस को जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे ये सब चीजें आपके लिए और ज्यादा आसान बनती रहेगी। बट सबसे ज्यादा मुश्किल होता है पहला कदम लेना। लू फैंग को ऐसा लग रहा था कि शायद से वो थर्ड फेज के बाद ही इतना कुछ रियलाइज कर लेगा कि वो आराम से गॉड किंग लेवल के सेकंड लेवल के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू कर सके। इस चीज को जानने के बाद जो लू फैंग होता है वो कहता है नो वंडर जो इनहेरिटेंस रिकॉर्ड्स है उनके अंदर लिखा गया है कि 24 फेजेस के जो लाइफ फॉर्म होता है वो हाईएस्ट लेवल के लाइफ फॉर्म है, जिसे थ्योरेटिकली
एक गॉड किंग लेवल का वॉरियर समझ सकता है, फर्स्ट लेवल का। इवन अगर तुम 3 से 4 फेजेस को भी समझ जाते हो तो तुम नेचुरली अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हो। लू फेंग काफी अच्छे मूड में था एंड लू फेंग को ब्रेक थ्रू करने की भी कोई जल्दी नहीं थी। वो आराम से जितने ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने फाउंडेशन को मजबूत बना के उसके बाद ब्रेक थ्रू करना चाहता था। वो बात अलग है कि बिना रेफरेंस के भी लू फेंग 24 फेजेस को पढ़ सकता था, यानी कि समझ सकता था थ्योरेटिकली, बट ये चीज लिटरली काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इस 24 फेजेस के बीस्ट क्रीचर के साथ लू फेंग की जो आसानी थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मिला के वो वापिस से ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका था। रही बात ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन की, वो वापिस से काफी ज्यादा पीछे छूट चुका था। इवन थॉट उसने 5 कलर मेडिसिन को 2 बार कंज्यूम कर लिया था, उसके बाद भी जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी काफी इंप्रूव तो हुई थी, बट स्टिल इस वक्त जो उसकी लाइफ फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग है उसके डिस्ट्रक्शन लाइफ फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो बचे कुचे मटेरियल को उठाता है एंड उसको थोड़ा बहुत एक दूर दूर से मोटा मोटा नजर से देख लेता है। इसके बाद वो सारे ब्लड एंड जितनी भी छोटी मोटी चीजें होती है सारी चीजों को उठा लेता है। टेलीपैथी के थ्रू मुरुशा के साथ कम्युनिकेट करता है एंड वो तुरंत मुरुशा को जिन चैंग के अंदर आने के लिए कहता है। एंड आई थिंक ये जो जिन चैंग है ये स्टार टावर का नाम है। जैसे मुरुशा को मैसेज मिलता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे याद था लू फेंग ने उसे कहा था कि फ्यूचर के अंदर वो उसे एक गुड न्यूज देने वाला है। तब से लेके अब तक लू फेंग ने उसे वापिस से नहीं बुलाया था कभी भी, यानी कि समन नहीं किया था। अभी जब फाइनली लू फेंग उसे समन कर रहा था तो वो डायरेक्टली उसे स्टार टावर के अंदर समन कर रहा था। लू फेंग को नॉर्मली कोई काम होता तो उसे हेडक्वार्टर के अंदर समन कर सकता था। इसका मतलब मुरुशा समझ चुका था एंड वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो उछलने लग जाता है। नेक्स्ट मोमेंट के अंदर वो स्टार टावर के अंदर चले जाता है। उसे स्टार टावर के अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे वो उस स्पेस के अंदर जाता है जहाँ पे लू फेंग होता है उसे बहुत बड़ा सा कॉप देखने के लिए मिलता है, यानी कि बॉडी पार्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े हूव्स, बहुत बड़े बड़े क्लॉज, पूंछ एंड और भी चीजें थी। जैसे मुरुशा इन सब चीजों को देखता है अपने सामने उसके पूरी तरीके से होश उड़ जाता है। लू फेंग कहता है ये लगभग 1/10 कॉप्स है उस क्रिएचर के, यानी कि चॉटिक सोर्स ब्लड लाइन क्रिएचर के। इन टर्म ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ ये किसी भी नॉर्मल सेकंड लेवल के गॉड किंग लेवल को फार सरप्राइज कर देती है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है कुछ वो इवन अल्टीमेट लाइफ फॉर्म के लेवल की भी है। मुरुशा हंसते हुए कहता है हाँ मैं इसे फील कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसे स्वॉलो करते ही यानी कि इसे डाइजेस्ट करते ही मैं अपना ब्रेक थ्रू कर दूंगा। लू फेंग हंसते हुए कहता है इस ट्रेजर को लाने के लिए लगभग मैंने अपनी सारी की सारी जमा कुंजी खत्म कर दी, जो भी मैंने ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आने के बाद कमाई थी, यानी अब तक मैंने जो कुछ भी कमाया वो सब इस चीज के लिए लगा दिया। इवन मुझे इस चीज के लिए काफी सारे लोगों का फेवर भी लेना पड़ा। मैंने तुम्हारे लिए देखो कितना ज्यादा खर्चा पानी किया है। डेफिनेटली लू फेंग ये मजाक मजाक में कह रहा था। स्टिल मुरुशा लू फेंग को थैंक्स कहता है। इसे देखा जाए तो जो लू फेंग है उसे 1/10 बॉडी की जरूरत नहीं थी, उसे बस कुछ छोटी मोटी चीजों की जरूरत थी। बचे कुछ छोटे मोटे बॉडी के हिस्से, स्क्रैप्स वगैरह ये सारी चीजें उसने मुरुशा के लिए ली थी। मुरुशा के मुंह से इस वक्त लार टपक रही थी, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। लू फेंग मुरुशा से कहता है इस चीज को कंज्यूम करने के बाद तुम सच में सेकंड लेवल के ऊपर पहुंच जाओगे, गॉड किंग लेवल के। मुरुशा कहता है डेफिनेटली मास्टर, मैं काफी ज्यादा श्योर हूँ कि मैं डेफिनेटली सेकंड लेवल के ऊपर पहुंच जाऊंगा, कि ऑलरेडी मैं काफी ज्यादा नॉलेज गेन कर चुका हूँ। मुझे फील हो रहा है कि मुझे बस इसी चीज की जरूरत थी। लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है ठीक है तो मैं भी देखना चाहूंगा कि एक सेकंड लेवल का वर्ल्ड भी उसका डिस्ट्रक्शन ओरिजिन किस तरीके का दिखता है। उसके बाद लू फेंग अपने हाथों को वेव कर देता है एंड मुरुशा के साथ साथ वो उसके सामने जितने भी कॉप्स वगैरह यानी कि डेड बॉडी के जितने भी टुकड़े पड़े थे सारे के सारे एक दूसरे स्पेस के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। वही मुरुशा इस वक्त अकेला था एंड उसके सामने बहुत बड़ी सी डेड बॉडी को देखते हुए मुरुशा की लार टपकती है। मुरुशा इमीडिएटली अपना बहुत बड़ा सा मुंह खोल लेता है। जो भी छोटे मोटे पीसेस होते हैं ब्लड होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्टली लू फेंग के पेट के अंदर जाना स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ मुरुशा को एक काफी ज्यादा पावरफुल विल भी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसी कॉप्स की काफी ज्यादा झटपटा रही थी एंड काफी ज्यादा धाड़ रही थी। मुरुशा को इन सब चीजों से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता एंड मुरुशा मस्त से डिवोर करने में लगा हुआ था। अपने बॉडी के अंदर का जो उसका वर्ल्ड है उसके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था इन सारी चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए। जैसे जैसे मुरुशा इन सब चीजों को कंज्यूम कर रहा था उसे फील हो रहा था कि उसके अंदर का जो वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा तेजी से ग्रेटली रिप्लेनिश्ड हो रहा था, यानी कि पहले से बेटर हो रहा था। उसकी जो ग्रोथ की स्पीड थी वो पहले के कंपैरिजन के अंदर काफी ज्यादा एक्सेलरेट कर चुकी थी। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली ये जो पिद्दा सा चैप्टर ये खत्म होता है। भले ही मैं चाहता था कि ये वीडियो भी लगभग 10 से 15 मिनट की बने, बट क्या ही कर सकता हूँ गाइस, जितना चैप्टर होगा उतने ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों को डेली वीडियोस चाहिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय आप लोगों को 10 से 12 मिनट की वीडियो प्रोवाइड करने से अच्छा। एंड सही बता रहा हूँ, मैं जितना ज्यादा डिटेल में हो सके उतना ज्यादा डिटेल के अंदर इस चीज को एक्सप्लेन किया, बट अगर इससे ज्यादा डिटेल के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप ही लोग बोलोगे कि मैं एक ही चीज को बार बार बोल रहा हूँ। इसलिए होप करता हूँ कि आपको आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। सेकंड चैनल के ऊपर नई वीडियो डल चुकी है, कल मैंने उसका लिंक नहीं डाला था क्योंकि कल कुछ इशू आ गया था उसके अंदर, बट आज ऑलरेडी वो वीडियो डल चुकी है। तो जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाके देख लेना, और जिन भी लोगों को लिंक वगैरह चाहिए होगा वो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं एक पोस्ट भी डाल दूंगा उस चीज के लिए सेपरेटली। तो आज आपके लिए वो वीडियो है इस वीडियो को देखने के बाद, एंड वो वीडियो भी 1 घंटे की है क्योंकि उस वीडियो को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मे बी शायद से आपको मेरी वॉइस अगर सुनना पसंद है तो आपको शायद से वो मांगा भी काफी ज्यादा पसंद आएगा। एंड वो जो मांगा है वो रिसेंटली रिलीज हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो काफी ज्यादा हाइप के अंदर है एंड काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो रहा है। तो होप करता हूँ कि आपको उसकी स्टोरी लाइन पसंद आएगी। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को
देखने के बाद आप लोगों के पास कोई भी काम नहीं बचेगा, तो चुपचाप शांति से जाके उस वीडियो को देख लेना, वो भी पूरे वीडियो को देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट एंड हैप्पी दिवाली।